वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से चैप्टर की। एक्चुअली इजी है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भर भर के क्वेश्चंस यहाँ से हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया, अगर आपने लिटिल बिट बॉस एनालिसिस करी होगी, नीट में हर साल 3 प्रॉब्लम्स यहाँ से आती ही हैं, गारंटेड। ठीक है ना। और जो जी मीन्स के आपके एग्जाम हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट और 2022 का हुआ है, फिर 2021 का हुआ है, तो हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आया, हर सेट में आया। तो खास बात है यार कि इजी भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखो, जो याद करने वाली चीजें हैं वो आप याद कर लेंगे, और याद करने वाले क्वेश्चन तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज बात करूंगा यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर के कंबाइंड क्वेश्चन, टॉप 10 से टॉप 15 के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारा चैप्टर जो है ना, एक ओवरव्यू आपको मिलेगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, वो सारे मैक्सिमम यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर अप करेंगे, और उसके थ्रू सारे कंसेप्ट भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं बॉस। उम्मीद करता हूं आप इनको बढ़िया तरीके से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात होगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद। रिवीजन तो आपका चल ही रहा होगा ऑब्वियसली, इतना तो अब सॉर्टेड है ना, आपके दिमाग में सॉर्टेड है। रिवीजन तो आपका अब चल ही रहा होगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन रिवीजन के साथ साथ जो न्यूमेरिकल कर रहे हो, कितने क्वेश्चन कर रहे हो, जो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो डाउट आ रहे हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। नई चीज नहीं पड़ेगा कुछ भी, जितना पढ़ लिया है उसी को बार 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 प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो हियर वी गो। अब दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मजा आएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, और सारे कंसेप्ट हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कस करने हैं एक तरीके से, राइट। तो चलो देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कहीं ना कहीं दोनों ही एग्जाम में आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं। उस टाइप के कंसेप्ट, उस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर जगह, बस थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज सेम सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मस्त तरीके से। तो दोनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन। तो बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस इज गिवन बाय, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज P प्लस A ओवर V स्क्वायर। इसको देख के आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा, क्योंकि बचपन से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो गए, काफी क्वेश्चन में इसका यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, चलो अब वो पूछ रहा है आपसे कि भाई ये जो है ना P V T, इसमें P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर। अच्छी बात है सर। और जो A B है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, अननोन है, हमें नहीं पता है। और R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट A की डायमेंशन बता दो। A की डायमेंशन पूछिए आपसे, A इसकी डायमेंशन पूछिए। तो हम B की भी निकाल सकते हैं भाई, B भी तो एक अननोन कांस्टेंट है ना, उसकी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A की डायमेंशन पूछिए। तो देखो यार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, है ना, डायमेंशन वाला, ठीक है, और वो जो A जिसकी डायमेंशन पूछी गई है, आप ध्यान से समझे, जिसकी डायमेंशन पूछी गई है, उस पर्टिकुलर टर्म को देखो वो कहां पे है। आपने देखा A डिवाइड में V स्क्वायर है, यानी पूरा एक टर्म माना जाएगा, ये पूरा माना जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो, जिसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आई? प्लस में है, माइनस में है या मल्टीप्लाई में है, वो कंप्लीट क्वांटिटी, वो कंप्लीट ये वाली, क्योंकि ये एक ही माना जाएगा ना, A बाई वी स्क्वायर, ये पूरा एक माना जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में है P के साथ। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी अगर प्लस साइन या माइनस साइन के साथ कनेक्ट हो, जैसे ये दोनों है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब इनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। सो वी कैन राइट दैम द डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू A बाय V स्क्वायर, इस पूरी की डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड डायमेंशनली इक्वल, है ना। जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं, तभी उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हो? आप वैसे ही ये फंडा यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो कि यार सर, ये वॉल्यूम जो है ना, ये B के साथ माइनस साइन के साथ कनेक्ट है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। होप सो आप समझ गए होंगे इसके पीछे की कहानी मेरी छुपानी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऐसा होता V इंटू B या V बाई B, तो चूंकि ये प्रोडक्ट है और ये डिवीजन है, तो इनको एक ही क्वांटिटी माना जाएगा, इसको एक ही माना जाएगा, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, जब प्लस में हो और माइनस
में, दो क्वांटिटी प्लस में माइनस में, तो अलग अलग, और हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन इक्वल होगी। तो हमें क्वेश्चन करने के लिए अगर वो फिजिकल क्वांटिटी ऐड में है, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, उनको इक्वल करना है डायमेंशनली। पुट दिया डायमेंशन, अननोन अपने आप आ जाएगा। कैसे? देखो भाई ये है प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन वैसे तो याद होनी चाहिए, नहीं है तो देखो फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया होता है कि नहीं, तो यहां से निकाल सकते हो। तो फोर्स ओवर एरिया से आप निकाल सकते हैं, ठीक है सर। ए निकालना है, और ये क्या है सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमें पता ही है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल की पावर 3, और पहले सी है 2, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है सर? एम एल थी माइनस 2। एरिया क्या होता है सर? L2। तो ये आ जाएगा ए ओवर दिस इज व्हाट? दिस इज 6। ओके मैन, तो एक कैंसिल, 4 बचेगा, एक 5 हो जाएगा। तो एम एल, देखो एल पहले से ही 1 है, और ये 2 पावर कैंसिल, तो 4 बचेगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5, और t माइनस 2, दैट इज ए। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। बेसिकली इजी है, देखो इससे आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। मेन तो ये है कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करने का बॉस, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करने का, ठीक है। अब अगर आपसे बी की भी डायमेंशन पूछता तो ये तो वॉल्यूम के इक्वल हो गई, तो बी की जो डायमेंशन है वो तो एल क्यूब हो गई। अगर आपसे ए बी पूछता डायमेंशन तो प्रोडक्ट निकाल लेते, ए डिवाइड बाई बी पूछता तो ऐसे निकाल लेते, जो भी पूछेगा वैसे ही निकाल सकते हो। ए हमने निकाल लिया, बी हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो तब आ जाएगी, डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगी। हमसे केवल पूछा है कि ए की डायमेंशन बताओ, भाई अभी उन्हें ए की डायमेंशन बता दी है, हमने ए की डायमेंशन बता दी है। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट देखो मैं यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ एरर के करेंगे, कुछ डायमेंशन के करेंगे, और हर तरीके के कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। सारे कंसेप्ट एरर के भी कवर करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बस बने रहो मेरे साथ और देखते रहो, और मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे जितने क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, देखो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा जो डायरेक्ट लाइक कि चलो जी वर्क की डायमेंशन बता दो, प्लैंक्स कांस्टेंट की बता दो, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं वो हमारा फर्ज बनता है कि वो हम याद करके जाएंगे, वो हमें याद होने चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है कि नहीं? समझ गए? यस, कम ऑन। ओके, सो हियर वी आर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जैसे मैंने बोला मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ये एरर का क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा टाइप के इस कैटेगरी का यूज होकर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते रहे हमारे एग्जाम में। कम ऑन, तो ध्यान से समझने का। उसने बोला ए वायर हैज ए मास, एक वायर है, होगा भाई एक वायर, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए मान लो, इसकी लेंथ एल मान लो, इसका मास कुछ एम मान लो, डेंसिटी रो मान लो है कि नहीं? एक वायर है, और उसने बोला इसका जो मास है ना बॉस, मास वो दे रखा है 0.3 प्लस 0.003 ग्राम में दे रखा है भाई, ग्राम। और रेडियस दे रखी है भाई, रेडियस दैट इज 0.5 प्लस माइनस 0.005 एंड दैट इज मिलीमीटर। मिली थी पर चली गई, मिलीमीटर है ना। एंड लेंथ दे रखी है 6 प्लस माइनस, दिस इज लेंथ 6 प्लस माइनस 0.006 एंड दैट इज इन सेंटीमीटर। कूल। इसकी यूनिट ग्राम, रेडियस की यूनिट लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर। कूल है भाई, कूल है। अब सुपर कूल है, उसने बोला मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। कम ऑन, डेंसिटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, डेंसिटी पूछेगा नॉर्मली जब किसी वायर की बात करेगा। जब हम वायर की बात करते हैं तो उसको सिलेंड्रिकली मानेंगे ना ऑब्वियसली। तो जब भी डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछे, यानी परसेंटेज एरर यानी डेल्टा रो ओवर रो, ऐसे लिख लो, ठीक है, इनटू 100%। भाई परसेंटेज ऐसे निकालते हैं भाई, ये इसकी फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन होता है ना चेंज ओवर ओरिजिनल, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर लिख सकते हो आप। इसको लिखोगे आप, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ओके, दिस इज योर परसेंटेज एरर। बहुत आसान वाला रहेगा, टेंशन नहीं है। देखो जिस भी है ना क्वेश्चन में, जिस भी क्वांटिटी में एरर पूछेगा, उसकी परसेंटेज एरर आपसे कैलकुलेट कराने की बात करेगा। सो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। ये फंडा होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की एरर पूछ रहा है, हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हम उसको एरर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको फॉरवर्ड के आ जाएंगे, ठीक है। तो याद करो क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं। मास है, रेडियस है, लेंथ है, हमने देखा है तो वायर है, मैंने बोला ठीक है। और नॉर्मली हमें पता है जो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास दे रखा है लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा है। फिर आपने थोड़ा दिमाग लगा दिया, यार वायर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? वायर होता है पाई आर स्क्वायर एल। लेंथ है तो लेंथ, एच होता तो एच, हाइट होती थी यहाँ पे हाइट ले लेते भाई। बात बन गई भाई, हमारी बचपन में सीखा था भाई 8th क्लास में, तो एम ओवर पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गई भाई डेंसिटी। फिर ये देख लो कि जब हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना,
उनकी एरर 0 मानेंगे। तो कांस्टेंट को पहले से ही हटा दो, जैसे पाई है, पाई को कंसीडर नहीं करेंगे जब हम एरर निकाल देंगे। तो इसको कन्वर्ट करो, देखो अब फॉर्मूला आपके पास बचा m/r²l, मतलब रो केवल इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे। ओके, परसेंटेज एरर में कैसे लिखोगे, डेल्टा रो ओवर रो। वैसे तो मेरे पास डायरेक्ट तरीका है करने का, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। सो इनटू 100% इक्वल टू, पहले इनको परसेंटेज की फॉर्म में लिखो, मतलब जिस भी क्वांटिटी की परसेंटेज लिखनी है उसका चेंज लिखो डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका जो मास है, मास का लिखो डेल्टा m ओवर m, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि परसेंटेज बनाना है, तो ये बन गई मास की परसेंटेज प्लस, फिर देखो जो नीचे वाली क्वांटिटी है r की पावर है 2, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर है पहले उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है डेल्टा r ओवर r इंटू 100%। ठीक है सर, ठीक है बॉस, प्लस यहाँ पे l है, l की पावर तो 1 ही है, तो डेल्टा l ओवर l इंटू 100%। नाउ यू जस्ट पुट ऑल द गिवन वैल्यूज, आंसर आ चुका है आपका, ये तो मैंने लिख दिया, आंसर भी हो चुका है। कैसे, देखो भाई रीड करना सीखो, मास गिवन है 0.3 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस से पहले जो होता है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है मास की, और उसके बाद जो होता है वो उसका डेल्टा m होता है, बस ऐसे समझना। तो ये r है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये डेल्टा r है ना, ये l है, ये इसकी मीन वैल्यू है, ये डेल्टा l है। अब आप समझ गए होंगे, बस पुट अप कर दो, प्लस माइनस से पहले एक्चुअल और उसके बाद एरर होता है उसमें, जो एरर है ना, जो लीस्ट काउंट होता है, राइट। तो देखो डेल्टा m कितना है, डेल्टा m है 0.3, मास नो, ये रहा 0.003 ओवर 0.3 इंटू 100% प्लस 2। डेल्टा आर कितना है सर, 0.005, आर कितना है 0.5 इंटू 100% प्लस डेल्टा आर कितना है सर 0.06, नो नॉट 00, दैट इज 06, दैट इज ओनली 06। ये चेक कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर 0.06 है, और यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम रेशियो लिख रहे हैं, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.06/6 इंटू 100, सॉल्व कर लो ना जरा, कैसे करेंगे सर, देखो जब इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां हो जाएगा, और इससे पूरा ये कैंसिल, तो 1%, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये पॉइंट 2, ये यहाँ 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया 1%, प्लस यहाँ पे बचेगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई 6 बचेगा, पूरा कैंसिल, तो 1%, तो ये हो गया 1 2 3 4%। दिस इज योर परसेंटेज एरर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। देखो यार फॉर्मूला पता है, एरर में कन्वर्ट करना आता है, फिर कोई पंगाइच नहीं है बॉस, फिर तो कोई पंगाइच नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, लिटिल बिट छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बचा डालोगे फिर, ठीक है, करेंगे ना, हर क्वेश्चन करेंगे, और आप बस देखते जाओ, इंतजार थोड़ा सा आप करेंगे और आपको हर क्वेश्चन एक नए तरीके से सॉल्व करने को मिलेगा, और मजा आएगा बॉस, मजा आएगा इस जर्नी में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके बॉस, हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम कांसेप्ट है, इसमें दोनों एग्जाम में आ चुका है, सबसे अच्छी बात है कि इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आ चुका है, तो वही मैं यहाँ पे ट्राई भी कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको फील तो आए यार हमारे दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन सारे कंसेप्ट का यूज करके, तो मजा आएगा ना, डर भी खत्म हो जाएगा ना, यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई इन द गिवन रिलेशन P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड ओवर k थीटा। चलो भाई लिख लेते हैं पहले, तो थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है आपको, ये डरने का नहीं, बहुत आसान है, डरने का नहीं, माइनस क्या बोला है, e रेज़ टू पावर अल्फा जेड, राइट, अल्फा जेड बाय के थीटा। ओके, ई क्या है, ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई ई एक्सपोनेंट, इसकी पावर में ये पूरा टर्म है, ये इसकी, ये अल्फा बीटा है, ये पी है। अब देखते हैं कौन क्या है यहाँ पे, तो पी इज द प्रेशर, जेड इज द डिस्टेंस, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड थीटा इज द टेम्परेचर। चलो भाई, उसने बोला पी प्रेशर है, मैंने बोला ठीक है बॉस, उसने बोला के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसने बोला थीटा तो टेम्परेचर है, उसने बोला जेड तो ना डिस्टेंस है, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है। उसने बोला अल्फा क्या है, उसने बोला बीटा क्या है, उसने बोला भाई बावले कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा तो कुछ अननोन वैल्यू है, अल्फा भी कुछ अननोन वैल्यू है, हमें इनकी डायमेंशन चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बीटा की डायमेंशन पूछी है, वो अल्फा की भी पूछ सकता था।
और एक चीज बताऊं आपको, बीटा से पास होने वाला रास्ता तो अल्फा से ही होगा, बिना बिना अल्फा के तो ये आएगा ही नहीं। देख लेना, अभी देखना, अभी देखना, अब क्या करें सर, मतलब मजा आ जाएगा। देखो पहले देखो, इस पूरे रिलेशन में, पूरी इक्वेशन में कहां पे बीटा बैठा हुआ है, पहले उसको ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। यहाँ पे इस पूरे टर्म में बीटा है ही नहीं, तो इस पूरे टर्म को है ही नहीं, इसमें है देखो अल्फा बाई बीटा है। या तो हमें बीटा चाहिए, तो देखो अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बाई बीटा एक पर्टिकुलर एक सिंगल टर्म है, ये रेशियो में है, ठीक है। तो अगर बीटा चाहिए तो अल्फा निकालना पड़ेगा, या अल्फा अब कैसे निकालेंगे, देखो अब आपने देखा, याद रखना ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नोट करके लिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। नोट करके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं इसी नोट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, मैक्सिमम चांस है, ठीक है। चलो भाई, क्या है भाई सर, ऑल कांस्टेंट, ठीक है, ऑल कांस्टेंट वैल्यूज जो भी होंगी, जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e रेज टू पावर में होता है, जैसे ऐसे कुछ e की पावर में, ये log की पावर में है, जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कोई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी ले लो बॉस, पाई, है ना, ये कांस्टेंट वैल्यूज में कुछ भी आएगा, 1 2 3 3/2 पाई, कुछ भी आएगा, ये सब ऑल दे हैव, ऑल आर डायमेंशनलेस, ये सब डायमेंशनलेस है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0, इनको आप 1 लिख सकते हो, इनको हटा के इनकी जगह 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 एक नंबर है और उसकी डायमेंशन 0 0 0, m0 l0 t0, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट वैल्यूज दिखाई दे, लॉग का फंक्शन दिखाई दे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, ये सब कुछ डायमेंशनल लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन ना होती है, होती ही नहीं बॉस। तो क्या करेंगे सर, उनके जवाब लिख सकते हैं m0 l0 t0, जब ये पूरा सबकी पावर 0 0 है तो 1 ही होगा ना, है कि नहीं। देखो अब आपने इस फंडे का यूज किया, आपने देखा यार सर इस रिलेशन में ना ये पूरा टर्म, अगर आप ध्यान से देखिए, पूरा टर्म ये e की पावर में है, यानी ये एक्सपोनेंशियल है, और मैंने अभी बताया एक्सपोनेंशियल की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको 1 लिख सकते हो, मैंने बोला हाँ यस। अब इसको उठाऊंगा और मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूं, मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे e माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो भाई, अगर ये पूरा एक्सपोनेंशियल है तो जो उसकी पावर है ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही तो पावर है, क्योंकि हमें तो अल्फा चाहिए, और अल्फा यहां से तो आएगा नहीं, क्योंकि बीटा भी अननोन है, अल्फा भी अननोन है, तो अल्फा e की पावर में है। तो याद रखना, अगर ये पूरा टर्म डायमेंशनल लेस है तो भाई इसकी पावर भी डायमेंशनल लेस होगी, अल्फा जेड ओवर के थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब यहां से अल्फा निकाल सकते हो, बस आपने देखो, अगर मैं डायरेक्ट से फंडा बताऊं ना, जब भी e की पावर में कोई अननोन वैल्यू और तुम्हें निकालनी है तो e की पावर को उठाओ, इक्वल टू 1 कर दो, बात खत्म, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ठीक है, डायमेंशनल लेस होता है ये, ठीक है, क्योंकि e है वो एक्सपोनेंशियल। तो यहां से अल्फा निकाल सकते हो, देखो अल्फा आएगा के थीटा बाई जेड। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो भाई, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगर डायमेंशन याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, कैसे देखो, ऐसे याद करो, एनर्जी होती थी गैस की, ठीक है, मॉलिक्यूल्स 3/2 kT, ये निकालते थे गैस मॉलिक्यूल्स एनर्जी एवरेज जो होती थी, 3/2 कांस्टेंट है, के यहां से निकाल सकते हो, ये है टोटल एनर्जी उसकी, और ये है टेम्परेचर T। तो एनर्जी को आप लिख सकते हो ml2T-2, वर्क के इक्वल, और ये है टेम्परेचर को आप लिख सकते हो थीटा लिख लो, उसको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि के ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो ml2T-2 थीटा माइनस 1। तो देखो यहाँ पे लिख लो ml2T-2, थीटा पहले से ही है, और नहीं ये वाला थीटा -1 इंटू ये वाला थीटा ओवर जेड है लेंथ, ये लेंथ, ये देखो कैंसिल, एक एल कैंसिल, तो अल्फा की डायमेंशन बच गई आपके पास ml, क्योंकि एक एल कैंसिल हो गया, और T-2 ये बचा अल्फा। अगर अल्फा पूछता तो ये रहा, अब बचा आपके पास ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये पूरा तो 1 है, तो P की जगह क्या बचा, P इक्वल टू बचा केवल अल्फा बाई बीटा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, और ये हम निकाल चुके हैं, हमें बीटा चाहिए, तो बीटा आ गया आपका अल्फा बाई P, और अल्फा आया आपका ml T-2, और P है प्रेशर, वो तो अपने भी निकाला था, फोर्स अपॉन एरिया, ml T-2 बाई एरिया L2, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा ml-1 T-2, चेक करें आप, अरे यही बचेगा यार, यही बचेगा, दिस इज द प्रेशर, तो दिस इज ml-1 T-2, कैंसिल। देखो ये ना l की पावर -1 नीचे ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो L2 नहीं हो जाएगा, ला कर लो बात, आगे आंसर, दिस इज योर डायमेंशन l की पावर 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द कंसेप्ट एज वेल। कंसेप्ट क्या है भाई,
है ना, कंसेप्ट सीखो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से यूज करना, फर्दर क्वेश्चन आएगा तो कैसे यूज करना है, ठीक है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। देखो ये याद रखना मस्त तरीके से, अब कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन आएगा ना, बस ये फंडा याद रखना, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं सर, आगे ना एक बहुत औसम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना दोनों एग्जाम में आए और आजकल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी और आपके नीट में भी, और लगातार पूछे जा रहे हैं यार। नाम सुना है आपने, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, देखो न्यूमेरिकल के थ्रू हम न्यूमेरिकल तो चलो करेंगे ही, कंसेप्ट भी सीख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आपको कंसेप्ट भी सिखा दूंगा और न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला याद रखना, जो बताऊंगा वो कंसेप्ट याद रखना और एड इट इज कर लोगे। अगर बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, मेंस और मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप, डोंट वरी, आराम से, राइट। ओके दोस्तों खिलाड़ियों, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला ना बेहतरीन प्रॉब्लम यार, बेहतरीन प्रॉब्लम, मैंने बोला ना भर भर के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अब बस देखो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। उसने बोला वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, 1 mm के मार्क है मेन स्केल पे, वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच with 16 main scale divisions. For this वर्नियर कैलिपर्स calculate the least count. अब आ जाओ, देखो जब भी कभी वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, तो जो लीस्ट काउंट होता है ना, इसका एलसी से डिनोट करूंगा मैं लीस्ट काउंट, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहली बात तो ये फॉर्मूला आपके सपनों में आना चाहिए, सेट कर दो उसको, माइंड में नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट करोगे तो भूल जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड में सेट करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, वो याद दिलाता रहेगा। बस गया है ना उधर, बस गया है, समझो बात को, ठीक है। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD, अभी बताऊंगा क्या है 1 MSD, ठीक है, -1 VSD, ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई, ये बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, है ना। लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, बट देखना है कि कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा सर लीस्ट काउंट निकालना है किसका सर, VC मतलब वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। ये सर ये क्या है, देखो भाई 1, ये देखो वर्नियर कैलिपर्स के ना दो स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल, एक होती है आपकी वर्नियर, ठीक है, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो दोनों की रीडिंग हम देखते हैं कि कहां पे मैच हो रही है, ठीक है। चलो इसको, जो मेन स्केल के डिवीजन होते हैं उनको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, इसको लिखेंगे मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, ये है मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, एक, और ये है VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, वर्नियर ऑब्वियसली स्केल डिवीजन, ठीक है। अब तो समझ में आ गई बात बॉस, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। अच्छा सर करेंगे कैसे, देखो भाई, जो वर्नियर, देखो उसने क्वेश्चन में बोला है कि वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, इसका मतलब पता है क्या होता है, कि जो मेन स्केल है उसका 1 MSD आपको गिवन है। जब भी वो बात करे कि इतना मार्क है वर्नियर कैलिपर्स के पास मेन स्केल के ऊपर, ठीक है, मेन स्केल के ऊपर, ठीक है, तो वो इसकी वैल्यू होती है, मतलब 1 MSD की वैल्यू आपको दे रखी है 1 mm दे रखी है। अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.1 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो आप, 0.1 सेंटीमीटर, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आंसर हमें किस में निकालना है, ठीक है जी, आंसर हमें निकालना है, mm में है तो mm में ही रखेंगे, फिर इसमें चेंज करने की कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है सर। अब कैसे निकाले सर, अब देखो चूंकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी निकालनी है 1 VSD, जो वर्नियर स्केल है उसके जो डिवीजन है, कितने डिवीजन उसके मेन स्केल के साथ मैच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, ऐसे लैंग्वेज यूज करेगा क्वेश्चन में। चलो देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। उसने बोला इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो 20 है, जबकि हमें तो एक चाहिए। देखो 20 VSD ऐसे लिखेंगे, 20 VSD लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे करके आएंगे, ध्यान से समझना, केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, ओके। ठीक है, मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब ये कॉन्साइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ, मतलब इतने इसके वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन, सपोज करो ये वर्नियर स्केल के 20 है और ये उसके मेन स्केल के, और दोनों एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर गए, कॉन्साइड कर गए, मैच कर गए, तो हम इनको इक्वल करते हैं, बस ऐसे याद रखना। जब भी वो बोले वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो इक्वल करो, बात खत्म, और वहां से वैल्यू निकालो
एक 1 VSD की 1, तो 1 निकालना है तो 20 इधर लेके जाओ, तो ये बचेगा 1 VSD, तो आएगा 16/20 और ये बनेगा MSD। देख लो ये है VSD की वैल्यू और इसको उठा के आउटपुट कर दो, आंसर आ जाएगा लीस्ट काउंट। देखा, तो ये है 1 MSD माइनस इसकी जगह लिख दूंगा 16/20 MSD, क्योंकि MSD अभी नोन है, MSD नोन है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लो, 1 MSD कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा 16/20 और ये बचा आपका 1 MSD और यहाँ बचा आपका 20 - 16 दैट इज 4/20। ओ लो कर लो बात, कैंसल। और ये दे रखा है 1 mm, ठीक है, और यहाँ बचा 5, ठीक है, तो बचेगा 0.2 mm। ये आ गया आपका लीस्ट काउंट 0.2 mm। चेक करें आप 0.2 mm, है ना। कैलकुलेशन आपके सामने, कंसेप्ट भी सिखा दिया। अब किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा आप आराम से डील कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही बस वो ये चेंज कर देगा कि भाई इसके 10 है, इसके कुछ 8 है, कुछ ऐसे बोल देगा, ठीक है। तो वो मैच करेगा तो हम वहां से VSD निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा बॉस। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं जो JEE और नीट दोनों में पूछा गया है, बहुत दोनों में, और मजा आने वाला, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो इस चैप्टर के, है ना, एक शानदार बात तो आपको बता दूं, जो इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि अगर हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को, तो बताओ एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक बुकलेट में और यूट्यूब पे फ्री भी डाल रखी है, सारी वीडियोस मैंने डाले हैं, उनमें शॉर्ट ट्रिक वाले फंडे भी मैंने उसमें डायरेक्ट अप्लाई करे हैं और उन क्वेश्चन को लेंथी सोल्यूशन के बिना आप सॉल्व करके आ सकते हो। उम्मीद करता हूं आप सबके पास वो बुक होगी, आप उसको पढ़ रहे होंगे, उसका यूज करेंगे। जिसके साथ नहीं है अभी भी ऑर्डर कर सकते हो मेडिकल के लिए, और 10 अप्रैल उसका लास्ट है, उसके बाद हम आपको बुक नहीं देंगे क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिएगा। 10 अप्रैल से पहले आप वो बुक ले सकते हैं। नॉन मेडिकल के लिए अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहे क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा है। समझिए कि नहीं, आप जो भी है उसको पढ़ो मस्त तरीके से, लेकिन मेडिकल के लिए ऑसम अभी टाइम है, आप अभी उसको ले सकते हैं जिसने नहीं लिया है अगर, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास। ओके, सो जल्दी से बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी में। देखो भाई, पेशेंस रखना है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें कैलकुलेशन लिटिल बिट थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो आपको अगर 4 मार्क्स आपके JEE में और नीट में चाहिए तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी और बढ़िया से विदाउट एनी एरर आपको क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। ध्यान देना, चैप्टर आसान है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ सकती है और इसलिए इससे भर के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है। कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, इवन कुछ नहीं, बहुत ज्यादा चीजें। अगर आपको डायरेक्ट क्वांटिटीज की डायमेंशन याद नहीं होगी तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना हो, क्योंकि आपको डायमेंशन ही याद नहीं है। तो एक जो लेंथी से क्वेश्चन आएगा तो फिर तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन क्या है सर, देख लो आपके सामने, पढ़ लो मस्त तरीके से, दोनों एग्जाम में, दोनों में समझ गए। उसने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, उसने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आर द फंडामेंटल कांस्टेंट। अगर इनको फंडामेंटल कांस्टेंट मान ले, फंडामेंटल मान के चल रहे हैं, सही है। ओके, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो बताओ लेंथ की डायमेंशन इन तीनों के टर्म्स में क्या होगी, ऐसा है क्वेश्चन। मतलब सपोज करो ये है हमारी लेंथ और ये डिपेंड कर रही है प्लैंक्स कांस्टेंट पे, स्पीड ऑफ लाइट पे और G पर। तो बताना है कि ये जो लेंथ है इसकी डायमेंशन बताओ इनके टर्म्स में, अगर इनको फंडामेंटल बन रहे, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इनके टर्म्स में आएगा। सीधी बात ये है। अब ऐसा क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, देखो भाई शॉर्टकट इसमें जाने की कोशिश मत करना, टाइम लग जाएगा। इसमें आपको फंडामेंटली कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा और मैंने ये लिया भी इसलिए कि जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाए इसके, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही भी है। चलो इसके डायमेंशन निकालनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये लेंथ इस पे कैसे डिपेंड कर रही है, H पे, C पे, G पे, मतलब इनकी पावर नहीं पता। तो आप मान लेंगे इसकी पावर है X, इसकी है Y और इसकी कुछ Z, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अब क्या करने वाला हूं मैं, दोनों साइड के डायमेंशन पुट करने वाला हूं। अब देखो इस क्वेश्चन करने के लिए इनकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, नहीं है तो निकालने आनी चाहिए क्विकली, वेरी क्विकली एक्चुअली, ठीक है। तो इधर है केवल लेंथ, तो एटलीस्ट हमें M भी लिखना पड़ता है, L भी लिखना पड़ता है और T भी लिखना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पे L ही है तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखूंगा मैं M0, L तो है L1, T नहीं है तो T0, ये लिखूंगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल लगा दूंगा साइन। अब मैं निकालूंगा प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड की तो चलो पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी याद होना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर डायमेंशन निकालनी है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सबसे आसान तरीका क्या है आपके पास निकालने का, सबसे यूजफुल तरीका, E = H न्यू। E है एनर्जी ml2 T-2, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है फ्रीक्वेंसी T-1, एक कैंसिल, तो H की डायमेंशन आपके पास आ गई ml2 T-1। लॉक कर लो बात, अभी मैंने लिखी है, अब मैं मिटाऊंगा, आप इसको नोट कर लेना। तो यहां पे लिखूंगा मैं ml2 T-1 और इसकी पावर हमने मान ली है X। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, कूल। अब C तो स्पीड ऑफ लाइट है तो LT-1, इसकी पावर है Y
और जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल भर भर के आपको हमेशा याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, गारंटेड, क्योंकि डिक पे भी आ जाता है। m -1 L 3 T -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट सर। अब क्या करेंगे, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, इसकी जो पावर है वो जेड भी तो है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे अननोन, क्योंकि हमने माना है, तो यहां पुट करेंगे, हमें एल की फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो हमारा टारगेट है एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए पता क्या करोगे, इसको तो चलो एज इट इज लिख दो, ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप, m वाले टर्म सारे एक साथ लिखेंगे, l वाले t वाले एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे देखो m है, इसमें नहीं है, इसमें है। यहाँ पे m की पावर 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स, और यहाँ पे है m -1 इंटू जेड, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। देखो जेड जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड, तो यहाँ पे m मैंने सेपरेट कर दिया, सही है। अब क्या करोगे, l यहाँ पे देख लो, l है यहाँ पे 2 इंटू एक्स, तो 2x हो गया। यहाँ पे l y है केवल, तो प्लस y हो गया। यहाँ पे 3 है, तो प्लस 3z हो गया, ठीक है सर, ठीक है, 3z। अब बचा आपके पास t यहाँ पे देखो कितना है, -x, यहाँ पे -y, यहाँ पे 2z है, ये -2 का z। बस अब आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, m इधर भी है इधर भी है, पावर को कंपेयर करते हैं, इसकी पावर 0, इसकी ये, तो लिख दो x - z = 0। ये सॉल्व करना है आपने, इस बात का ख्याल रखना इंडिविजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे x = z निकल के आ रहा है, तो एक तो ये बन गया। फिर आपने देखा l की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे ये इतनी बड़ी सी है, तो 1 = 2x + y + 3z। बस आपने कुछ नहीं करना, 10th क्लास में नहीं होते जैसे अननोन वैल्यू निकालते थे x y z की वैल्यूज, वही करनी है। तो देखो 1 = 2x + y + 3 × z, हटा दो यहाँ से, z की जगह आप लिख सकते हो x, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से x, तो ये आ जाएगा 5x + y, ये बन गई इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें दोनों ही अननोन है ना। अब देखो t को, देखो t के लिए, t की पावर है 0 और इधर है ये, तो यहाँ लिखूंगा -x - y - 2z = 0, ठीक है। तो -x - y - 2 × z, z की वैल्यू कितनी थी, x लिख दो यार, क्योंकि 3 अननोन है ना, 2 बनाओ, एक को रिप्लेस कर दो, तो x कर दो 0, तो ये माइनस ये माइनस, तो -3x - y = 0, ये होगी सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब पता है क्या करना है, चलो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो किसी एक को एलिमिनेट करो, किसी एक अननोन की वैल्यू निकाल लो। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखो इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -3x - y, और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1, तो x आ गया 1/2। अगर x 1/2 है तो z, देखो x और z इक्वल है, तो ये भी 1/2 है, तो इन दोनों की वैल्यू 1/2, किसी एक में पुट कर दो यहाँ, या कहीं भी पुट कर दो, इसमें, तो यही पुट कर देते हैं। 3 × 1/2 - y = 0, तो y आ गया -3/2। देखो सब कुछ आ गया बॉस आपके पास, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर बनेगा। देख लो, देखो भाई, चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे L डिपेंड कर रहा था H पर, H की पावर आई आपकी, X मानी थी तो 1/2, और C माना था y, और y की पावर -3/2, और इसकी पावर g की पावर आ रही है 1/2। या तो ऑप्शन ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। कैसे सर, देखो L इज डायरेक्टली, इस पे पावर 1/2 है, इस पे भी 1/2, तो उसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ hg, नीचे आ जाएगा c की पावर, ये माइनस है, नीचे आके c 3/2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो, ये 3/2 है, राइट, और ये क्या है, c है। ये ऑप्शन तो देख ले पहले कैसे है, ऑप्शन तो देख ले पहले। अच्छा ठीक है, ओके कूल। तो हम क्या करेंगे बॉस, c की पावर 3/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा अंडर रूट में है, तो पूरे पे रूट लगा दूं, hg पे तो पहले से ही है, और ये c की पावर 3/2 है, तो c 3 ऊपर लिख दूं, क्योंकि जब इस पे रूट लगेगा तो 3/2 ही हो जाएगा। c3 अंदर चला गया, आप एक बार चेक करें। ओके गाइस, तो ये जो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती थी, इसको डिजाइन करने को मैंने बना दिया है, तो यहीं छोड़ दो, इसका भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाकी आपका ऑप्शन क्या गिवन है उसको देख लो, और करेक्ट यही है ना। इस तरीके से आपने सॉल्व करना, तरीका यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रियली ऑसम। जैसे कि मैंने आपको बोला, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सब में एक बेहतरीन सा कंसेप्ट छुपा होगा, और उस बेहतरीन से कंसेप्ट को हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे, और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम
सॉल्व कर रहे होंगे बॉस। सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है यार। एरर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा माना जाता है कि अगर आपने उसको पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया, अच्छे से कंसेप्ट को नहीं समझा, तो फिर मिस हो सकती है चीजें। क्या है सर? देख लो आपके सामने है। मुझे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, है ना? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वैसे भी हमें पता है 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है। उसने दे भी रखा है, अच्छी बात है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ना, ये इसको कैपिटल L लिखा है उसने, इसकी मेजर्ड वैल्यू आपको दे रखी है L की 20 सेंटीमीटर। जो दे रखा है लिख लेंगे, खुशी खुशी इतना तो बनता है। सेंटीमीटर नॉन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी। मतलब पता है क्या बोल रहा हूं जब ऐसी लैंग्वेज यूज करें कि भाई जो मेजर्ड वैल्यू है ना लेंथ की वो इतनी है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी 1 mm की है। मतलब इसमें जो लीस्ट काउंट है डेल्टा L जो है वो 1 mm का है। ध्यान देना, चूंकि ये सेंटीमीटर में, ये mm में, तो उसको भी आप 0.1 सेंटीमीटर में लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है? ये समझना। फिर बोल रहा है टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, ठीक है, ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग रिस्ट वॉच। यानी जो टोटल टाइम है, टाइम फॉर 100 बोला है ना उसने, 100 ऑसिलेशंस का टाइम है 90 सेकंड। टोटल टाइम है 90 सेकंड का, और रिस्ट वॉच का यूज किया जा रहा है मेजरमेंट करने के लिए। ये टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस का टाइम है, ये ध्यान रखना। 100 ऑसिलेशंस का टाइम है, मतलब एक का नहीं। जैसे ये पेंडुलम है, एक हो गया, 2 3 4 और 100, टोटल 100 ऑसिलेशन का टोटल टाइम दे रखा है। अगर एक ऑसिलेशन का ये होता और 100 ऑसिलेशन वो करता, तो मैं एक में 100 से मल्टीप्लाई करता। समझ गए? ये टोटल ऑसिलेशंस का टाइम है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाय यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। और जो रिस्ट वॉच का आप यूज कर रहे थे टाइम को काउंट करने के लिए, उसका रेजोल्यूशन 1 सेकंड का है। मतलब उसमें लीस्ट काउंट एरर जो हो सकती है टी को मेजरमेंट करने में, वो 1 सेकंड की हो सकती है। तो ये समझना पड़ेगा कि इसकी एरर दे रखी है आपको, ये जैसे लेंथ की दे रखी थी। ये इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन मजा आ जाएगा, बहुत सच बता रहा हूं मैं। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो बताओ जी कैलकुलेट करने में, जी की वैल्यू कैलकुलेट करने में कितनी एक्यूरेसी आपके पास मिलेगी? मतलब परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी यू हैव टू कैलकुलेट। कूल। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां से पहले देखो, तो कांस्टेंट है, हटाओ, स्क्वायर करो बोथ साइड का, तो टी स्क्वायर हो जाएगा L बाई, क्योंकि हमें जी चाहिए ना, तो जी आ जाएगा L बाई टी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये क्यों हटाया? क्योंकि एरर निकाल रहे हो यार, कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते। अब इसको कन्वर्ट कर दो, डेल्टा जी ओवर जी, अभी बताया था मैंने लिखना, L की पावर 1 है तो डायरेक्ट लिख दो डेल्टा L ओवर L इंटू 100%, प्लस इसकी पावर 2 है तो 2 लिखो, डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100%। बस सारी वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ दे रखा है। डेल्टा L कितना? ये रहा 0.1, L कितना? 20 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी 1, टोटल टाइम 90 इंटू 100%। लो कर लो बात। तो ये एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/2%, प्लस यहाँ बचेगा 2, एक ये कैंसिल, इंटू 10/9%। ठीक है, सॉल्व करो, ये जाएगा 0.5%, प्लस इसको सॉल्व करो बॉस, तो 2 इंटू 1.11%, ऐसे आएगा कि नहीं? फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करो, तो जी में जो परसेंटेज आ रहा आएगी 0.5% प्लस 2.2% मान लो, तो 2.7% इतना आना चाहिए। 2.7% इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, एंड दैट इज, चूंकि इसमें पॉइंट में नहीं दे रखी है, तो नियर बाई 3%, इसको आप 3% लिख सकते हो। कूल है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फोड़ के आ जाना। ध्यान रखना बस एक ही ट्विस्ट होगा, अगर वो चेंज करेगा कि टाइम दे देगा एक ऑसिलेशन का और 100 ऑसिलेशन दे देगा, 200 जितने भी देगा, तो उन ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है, यहाँ पे टोटल टाइम था 100 के लिए, तो मैंने एज इट इज यूज करा। समझे आप? चलो भाई समझ गए होंगे। कूल, मजा आ गया सर। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मतलब मजा आ गया। अरे अभी तो देखते जाओ, अभी तो देखो धुरंधर कॉन्सेप्ट, धुरंधर क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तो देखते जाओ, मचा डालेंगे बॉस, मचा डालेंगे। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा धुरंधर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IIT में, नीट में, जेईई में बेहतरीन तरीके से कई बार पूछा गया है, एटलीस्ट 2 बार तो आप मान के चले। अभी भी करंट में भी आया था 2021 2020 समथिंग लाइक दैट, तो आप जाके देखेंगे भाई बहुत औसम है। और ये जो फॉर्मूला मैं निकालने वाला हूँ, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट डायरेक्ट फर्दर क्वेश्चन आ सकता है। कैसे करना है? जैसे अब सिखाऊंगा बिल्कुल वैसे ही करना है। थोड़ा सा लेंदी होगा तो डरने का नहीं, बस फॉर्मूला याद रखने का है ना। जब भी कभी स्क्रू गेज से क्वेश्चन आए, स्क्रू गेज याद रखना, ठीक है। वो अगर स्क्रू गेज की बात करेगा, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की हमने बात करी थी, तो स्क्रू गेज, तो वो जो आपको गिवन होगी वैल्यू, उसकी जो गिवन होगी डायमीटर निकालने के लिए बेसिकली,
ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए। जैसे इसमें बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल, मतलब स्फीयर है, छोटा सा बॉल है भाई, स्फीयर मानेंगे हम इसको, उसका डायमीटर की बात कर रहे हैं। ओके बॉस, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको बता देता हूं कि डायमीटर, जब भी स्क्रू गेज करके क्वेश्चन आएगा और डायमीटर कैलकुलेट करने की बात करेगा किसी बॉल की, तो डाया जब हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे MSR, ठीक है, प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ये फॉर्मूला है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपनों में आना चाहिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई इसके, हर एग्जाम में। अगर फॉर्मूला याद है फिर तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा आसान। कैसे? ऐसे, अभी बता रहा हूं ना कैसे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये है क्या। MSR का मतलब क्या, देखो एक मेन स्केल होती है और C मतलब, देखो वर्नियर स्केल जब था, वर्नियर कैलिपर्स सॉरी, वहां मेन स्केल होती थी और आपकी वर्नियर स्केल होती थी। यहाँ मेन स्केल होती है, नो डाउट, एक मेन स्केल होती है, ठीक है, और एक होती है C, वर्नियर नहीं, सर्कुलर स्केल होती है, सर्कुलर स्केल होती है दूसरी जो होती है, ध्यान देना, सर्कुलर। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से इसको हम यूज करते थे, ऐसा दिखता था स्क्रू गेज, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है सर, ये है मेन स्केल रीडिंग, इसको बस हम लिख देते हैं, मेन स्केल की जो रीडिंग होती है, जो रीडिंग हमें देगा वो यूज करेंगे। और CSR का मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है बॉस। और फंसोगे नहीं आप, टेंशन मतलब, बस इन्हीं पे ध्यान दे लो। L तो आपको बताइए लीस्ट काउंट, ठीक है, और ये जीरो एरर है ना, ये बताऊंगा मैं, ये गिवन होती है डायरेक्टली, नहीं गिवन है, जीरो है, जो भी है ले लेंगे, जीरो एरर है, ठीक है, कूल। अब ये रहा फॉर्मूला, अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट है जो एक स्मॉल बॉल है उसका मेजरमेंट कर रहा है, स्क्रू गेज का यूज कर रहा है, लीस्ट काउंट दे रखा है, लीस्ट काउंट दे दिया, LC की वैल्यू दे दी 0.001, ठीक है, लिस्ट काउंट है इतना सेंटीमीटर, बढ़िया है सर, मजा आ गया। तो अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें पता है, ठीक है। तो द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मेन स्केल रीडिंग भी दे दी, यानी MSR दे दी 5 mm में दी है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप, mm में दी है, कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, 5 mm है। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिविजन अबव द रेफरेंस लेवल। इसको समझना, उसने बोला कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिविजन्स above the reference level, ठीक है। इफ द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ दिस, जीरो एरर भी दे दी, और ये जो दे रखे हैं ना 25 डिविजन्स के साथ जो कॉन्साइड हो रहा है, ये नंबर ऑफ, ये दे रखा है, ये कहा गया CSR, ये दे रखा है आपको CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है आपको, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको दे दी है यहाँ पे कितनी भाई, 25 डिविजन्स, ठीक है, CSR दिस इज 25, और जीरो एरर दे दिया आपको, जीरो एरर, ठीक है, दिस इज माइनस, व्हाट इज दैट सर, व्हाट इज दैट, 0.004, चेक करें आप, सारा डेटा लिख लिया, बढ़िया तरीके से लिख लिया। चलो अब सारी वैल्यू पुट करो, देखो क्लियर हुआ कि भाई लीस्ट काउंट इतना है, MSR इतना है, CSR जो सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन है जो कॉन्साइड कर रहे हैं वो 25, जीरो एरर भी दे दी, यहाँ पुट कर दो, डाया डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, देखो डाया, MSR कितना है, बस यूनिट का ध्यान रखना, MSR दे रखा है mm में, तो सेंटीमीटर में लेना है, 0.5 सेंटीमीटर में बदल दो उसको, ठीक है, तो 0.5 हो गया, फिर प्लस CSR है 25, लीस्ट काउंट है 0.001, फिर माइनस, जीरो एरर है माइनस में, तो माइनस 0.004, सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व कर लो यार। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 0.025 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.004, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अब आप आराम से, आंसर आप चेक कर लेंगे, आंसर आप चेक कर लेंगे बॉस। अब इसकी देखो कैलकुलेशन ही करनी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 0.0259 दिख रहा है आपको, 0.529, सॉरी, दिस इज योर डाया, इतना सेंटीमीटर में है कि mm में है, सेंटीमीटर में दे रखा है भाई, सेंटीमीटर में, इसको ऐड करो, आंसर दिख रहा है आपको क्लियरली, वेरी क्लियरली 0.529 इतना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जो गिवन वैल्यूज है उनको कैसे रीड करना है, उनको कैसे, देखो ये गिवन होती है सारी वैल्यूज। अच्छी बात यह है हमारे एग्जाम के लिए, है ना, कभी कभी बस एक मिसिंग होता है, लीस्ट काउंट। अगर लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है उसको निकाल सकते हो बस आप, ठीक है। अगर लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है उसको आप निकाल सकते हो, उसके लिए आपने क्या यूज करना है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कैसे सर, देखो अगर आपको कभी लीस्ट काउंट ना गिवन हो इस क्वेश्चन में, तो ध्यान देना भाई, लीस्ट काउंट मैं यहां लिख देता हूं, चलो लीस्ट काउंट कौन सा, वर्नियर कैलिपर्स वाला नहीं, स्क्रू गेज वाला, ठीक है बॉस। तो ये आप लिखेंगे पिच, ठीक है, ये पिच होती है आपकी ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन
सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के कितने नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं, और अगर पिच आपको गिवन होगी, पिच एमएम में, सेंटीमीटर में, जो भी गिवन होगी, पिच एक डिस्टेंस है एक तरीके से, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे स्क्रू गेज का निकाल सकते हो। अगर ना गिवन होता तब इस फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर सकते थे। बस खत्म, इतना याद रखो। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं उम्मीद करके जा रहा हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट बॉस। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के एक ही क्वेश्चन और करते हैं और बेहतरीन तरीके से दिमाग में आपके चला जाएगा कंसेप्ट क्या है। राइट, तो आपको मजा भी आएगा, इसलिए मैंने जस्ट लिया है। वैसे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो उसने बोला इन वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अभी मैंने बताया था अगर लीस्ट काउंट पूछे, क्या पूछ रहा है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा है, लीस्ट काउंट बात कर रहा है। अभी बताया था मैंने 1 MSD -1 VSD, अगर आप नहीं भूले तो। मेन स्केल डिवीजन, जबकि स्क्रू गेज में लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, यहां लिखते हैं मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, यही होता है ना फॉर्मूला। यस, बढ़िया है सर। और क्या दे रखा है, उसने बोला वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, इन वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब इस क्वेश्चन में n डिवीजन तो वर्नियर स्केल के हैं, VSD कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन के साथ जो मेन स्केल के हैं। मैंने बोला था ना ये करना है, जब कोइंसाइड बोलेगा इक्वल करना है, तो हमें निकालना होता है VSD 1, VSD निकाल लो तो ये आ गया n-1 बाई n MSD, ठीक है। इसको यहाँ पुट करेंगे, लिस्ट काउंट आएगा, तो MSD एज इट इज, VSD की जगह लिखेंगे n-1 बाई n इंटू MSD। चलो भाई सॉल्व करो, 1 MSD बाहर लेना होता है, चूंकि ये नॉन है, 1 माइनस यहाँ बचेगा n-1 बाई n, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे 1 MSD, तो ये आ जाएगा n यहाँ पे, माइनस n हो जाएगा ये, और प्लस का 1 हो जाएगा बाई n। तो आप देख सकते हैं कैंसिल, तो ये बन गया 1 MSD बाई n, उत्तरी। अब देख लो MSD, 1 MSD की कितनी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में बोला है कि ओके, उसने बोला इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 1 mm, ठीक है, 1 mm द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मेन स्केल का जो डिवीजन है उसकी जो लेंथ है वो 1 mm है। मतलब MSD की वैल्यू दे रखी है 1 mm बाई n, ठीक है, 1 mm बाई m। और ऑप्शंस आपको इस तरीके से दे रखे हैं बॉस लीस्ट काउंट में कि ये mm में है, राइट। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चूंकि हम सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर ओवर n, और ये पॉइंट हटाओगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 10n, इतना आएगा, ठीक है, 1 बाई 10n। एक बार आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि mm में है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो 0.1 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, सिंपल भी है। फॉर्मूला पहले बता दिया मैंने, अभी बता दिया, अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं स्क्रू गेज का, फिर आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने में आपको मजा आ रहा होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ बन के। और देखो हर कैटेगरी को हम कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं। अभी ये जितने भी है एरर से क्वेश्चन है, अभी और आएंगे, और डायमेंशन के भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके भाई, बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला शायद मैंने अभी बता दिया, चलो जब मैंने बोल ही दिया तो क्वेश्चन कर भी लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन देख लो आप, बस पढ़ लो एक बार, डेटा लिख लो, फॉर्मूला याद करो, पुटअप करो, क्वेश्चन करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, एग्जाम के अंदर। उसने बोला था स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट। चलो भाई, स्क्रू गेज है, लीस्ट काउंट दे दिया 0.01, ओके, कितना भाई, mm में, दिस इज इन mm, कूल है भाई, कूल। एंड उसने बोला एंड द देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है, बहुत बढ़िया। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की बात कर रहा है, पिच निकालनी है। लीस्ट काउंट देखो ना, फॉर्मूला क्या होता था, लीस्ट काउंट होता था पिच, अभी लिखाया था मैंने, ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बस, तो हमें निकालनी है पिच, तो पिच आ जाएगी आपकी लीस्ट काउंट इंटू n, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट है 0.01 इंटू ये है 50, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5, इतनी आ गई पिच। किसमें, mm में। चेक करें आप, दिस इज इन mm, दिस इज इन mm, मेरे ख्याल से करेक्ट है। तो ये देख लेंगे आप, दिस इज योर पिच,
ठीक है। अब वो देखो यार क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो mm में पूछ रहा है या सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में पूछता है 0.05 होता है फिर ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन एज वेल। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, टाइम भी कैसे बचेगा वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको बता रखा है। ओके क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन द एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज है A, B, C and D are measured with the percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Okay, the quantity P is calculated as, चलो भाई P की वैल्यू दे रखी है आपको, P दे रखा है A रेज़ टू पावर 3 2, 3 B है 2, नीचे है C इंटू D। चलो बढ़िया, ये तो बहुत आसान हो गया। परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ P निकालना है, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ P। पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक तरीका तो यह कि भाई परसेंटेज फॉर्म में लिखो इसको पहले। अरे यार जब हमें पता ही है, इसकी परसेंटेज भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी तो पता है सबसे आसान तरीका क्या होता है परसेंटेज ऑफ P निकालने का। A की परसेंटेज पावर लिखो जो भी है, और उसकी जो परसेंटेज गिवन है वो लिख लो। A की परसेंटेज रखिए 1%, प्लस करते जाओ, इसकी पावर लिखो और जिसकी परसेंटेज गिवन है वो लिखो, प्लस इसकी पावर लिखो 1 और इसकी परसेंटेज जो गिवन है 3%, प्लस इसकी पावर है 1, उसकी परसेंटेज है 4%। खत्म, कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं बॉस। तो आ गया 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस अगेन 4%। ठीक है भाई, है कि नहीं भाई? तो दिस इज आई थिंक 14%। चेक कर लो भाई। ओके कर लोगे ना, अदरवाइज आपको पता है कैसे लिखना पड़ता, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा बी। इतने में ये लिखूंगा मैं, इतने में तो आंसर नहीं आ जाएगा यार, काय को लिखना। पावर लो, उनकी परसेंटेज लो, ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके, बात खत्म हो जाती है बॉस। अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे, बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कम ऑन गाइस, ओके कम ऑन। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप देख लो क्या है कहानी इसकी। उसने बोला LCR रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ दैट इंडक्टेंस। ठीक है, मतलब ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। पहला L है इंडक्टेंस, C है कैपेसिटेंस, R है रेजिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन व्हिच हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसपे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी। देखो भाई, जब LCR से रिलेटेड क्वेश्चन आए, यानी ये इंडक्टेंस, ठीक है, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको मेरा फंडा याद आना चाहिए। ये आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, और ये है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई ये कैसे रिलेट करते हैं कैसे, तो इसके लिए मैंने आपको फंडा बता रखा है। फंडा भी आप याद रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी नहीं होगा और बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या सर, याद करो, लल्लू राम सल्लू राम की LIC टाइम से हो गई, है कि नहीं, ये याद रखना है भाई। इसका मतलब क्या है सर, देखो ये जो है ना, ये लल्लू राम, लल्लू मीन्स L, राम मीन्स R। अगर कहीं पे लिखा है L बाई R तो इसकी डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी हमेशा, बस खत्म। यह है सल्लू राम। अगर कहीं लिखा है सल्लू मीन्स C, राम मीन्स R, इसकी डायमेंशन भी टाइम के इक्वल होगी। इसका ये मतलब है, ये मैंने फंडा बना दिया। LIC का मतलब ये L और C को डिनोट करता है, LC, C भी है ना, लेकिन ये अंडर रूट LC लिखना होता है। अंडर रूट LC, इसकी डायमेंशन भी हमेशा T के इक्वल होती है। मतलब L बाई R कहीं पे लिखा है, CR कहीं पे लिखा है और अंडर रूट LC कहीं लिखा है, इन सब की डायमेंशन टाइम के इक्वल होती है, बात खत्म। और अगर इनकी टाइम की डायमेंशन है तो इनको रिवर्स कर दो। इसका रिवर्स करोगे R बाई L, तो टाइम का रिवर्स नहीं हो जाएगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है। इसका रिवर्स कर दो 1 बाई CR, तो इसका रिवर्स नहीं हो जाएगा, T माइनस, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका उल्टा कर दो अंडर रूट LC, तो ये T माइनस 1 हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये रिवर्स करने के बाद आसान हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हो, पहले ऑप्शन में लिखा है 1 बाई RC, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 सही है। दूसरे में लिखा है R बाई L, वो भी सही है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तीसरे में लिखा है 1 बाई अंडर रूट LC, ये भी सही है। लास्ट में लिखा है C बाई L, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब पहले तीनों ऑप्शन फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं। मजा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखने का बॉस आसान बन जाता है क्वेश्चन, वेरी आसान एक्चुअली, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये कहानी। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, बस खत्म, फिर फिनिश। क्योंकि इस लैंग्वेज का यूज करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन। और ये टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए आपके पास, समझ गए ना। अब कर लेना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। हर कैटेगरी हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया, और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले मैं कवर अप करूंगा, +2 +1 +2 इस तरीके से, जिससे जल्दी से जल्दी आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली PYQs, राइट? Okay, so here we go and this is our last question. इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इजी भी है यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने इसलिए ले लिया इसको क्योंकि इस लैंग्वेज का यूज करके काफी बार क्वेश्चन बनाए गए हैं, काफी बार नीड है जेईई मेन में, राइट? उसने बोला डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब। एक मटेरियल है कोई जो क्यूब के शेप में है, इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द थ्री साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास, ठीक है? इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग मास एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%, मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। देखो भाई, एक क्यूब है हमारे पास, कोई ऐसे समझो क्यूब है, ठीक है? और इस क्यूब की जो डेंसिटी है, हमें पता है डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम होती है, तो क्लियर है क्यूब की जो साइड है, लेट्स सी आपने मान लिया साइड कुछ ए मान ली, ठीक है? तो मास आपको दे रखा है और लेंथ, जो साइड लेंथ दे रखी है उसकी एल मान लो, चलो एल मान लो, आपकी मर्जी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी कि भाई हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा है क्यूब का, लेकिन हमें पता है साइड का क्यूब होता है, जो उसकी क्यूब की साइड लेंथ होती है उसका क्यूब पावर 3 होती है। तो बस इसको चेंज कर दो, तो उसको लिखोगे डेल्टा रो ओवर रो इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100%। ओके, प्लस अभी मैंने बताया था पावर, तो देखो क्या, देखो एम, अब ये बन गया फॉर्मूला, अब ये बन गया एम बाई एल क्यूब, तो इसकी पावर 3 है, तो पहले 3 लिखो, फिर डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%। कूल, सारी वैल्यू गिवन है। चलो भाई, डेल्टा एम की परसेंटेज एरर कितनी है, मास और लेंथ दे रखा है 1.5 और 1%, यानी इसकी परसेंटेज एरर दे रखी है 1.5%, ठीक है? प्लस 3 इंटू, और इसकी पूरी परसेंट, देखो इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन एम, एंड ये लेंथ दे रखा है 1%, खत्म। तो ये आएगा 1.5% प्लस 3%, तो ये आएगा 4.5%, और ये परसेंटेज आ रहा है डेंसिटी में, उस क्यूब की, जो मटेरियल है जो एक क्यूब शेप में है उसकी परसेंटेज एरर आपको 4.5 मिल गई अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ओके गाइज, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इनको समझा होगा और आगे अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जाके आप सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से चैप्टर के अकॉर्डिंग कवर कर लिया। और या फिर से याद दिला दूं, गलती करोगे अगर बढ़िया से बढ़ के नहीं जाओगे, सब कुछ पढ़ के नहीं जाओगे इस चैप्टर से, क्योंकि 3 क्वेश्चन मिनिमम नीट में हर साल आते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन हमारे जेईई मेन के हर सेट में आते हैं। तो बी रेडी गाइज। और जो उसमें याद करने वाली डायमेंशन है, जो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, वो सारी याद करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, ये आपसे बहुत बड़ी विनती है, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि डायरेक्ट एक, देखो अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसा होगा जो डायरेक्ट जिसमें डायमेंशन पूछेगी, बाकी में यूज करके कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, तो खुश रहो, मस्त रहो, कॉन्फिडेंट रहो, प्रैक्टिस करते रहो जब तक आपको एग्जाम नहीं आता है। देखो यार, थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसको ओवरकम करना है अपनी प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करते रहे, आपका काम वो है, बाकी गॉड ऊपर वाला आपकी हेल्प जरूर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से PYQs के साथ, ऑसम से चैप्टर के साथ, ऑसम से प्राणियों के साथ, यानी आप लोगों के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।